बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे YouTube चैनल अफसाने सुनने पर आपको खुशामदीद। अस्पताल में आज मामूल से हटकर बहुत ज्यादा हलचल हो रही थी। रश भी बहुत बढ़ चुका था। मेरे पास मौजूद वार्ड बॉय उठकर बाहर को भागा। मैं भी उसके पीछे पीछे राहदारी में आ गया। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मैंने उससे सख्ती से पूछा। अरे आज अस्पताल में एक जोड़ा आ रहा है, उनकी शादी हुई है। शादी की पहली रात को अस्पताल में मनाना चाहते हैं। बस उसके लिए मुझे मैडम ने इंतजामात करने को कहा है। तुम पागल हो गए हो या मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने उलझते हुए पूछा था साथ से। मजाक नहीं कर रहा, ना तुम्हें उलझा रहा हूँ। पागल आदमी, जाओ जाकर पर्दे लेकर आओ। हमने ऊपर बेडरूम भी बनाना है। ये कैसे हो सकता है? अस्पताल में कोई अपनी शादी की रात गुजारने के लिए क्यों आएगा? मैंने साथ को फिर से झंझोड़ कर पूछा। बेवकूफ आदमी, सवाल मत करो, जल्दी जाओ, वो लोग आने ही वाले होंगे। मैं बेदिली से आगे चला गया था। मुझे साथ का हुक्म हर हाल में मानना था, क्योंकि वो सब वार्ड बॉयज का हेड था। उसकी बात मानते हुए मैं अस्पताल के पिछले हिस्से में चला गया, जहाँ पर गोदाम भी था। मैंने कुछ पुरानी और कुछ नई बेडशीट्स देखी। नई वाली जो सबसे खूबसूरत थी उठाकर ले आया। ये अक्सर हम वीआईपी पेशेंट्स के लिए रखते थे। मैं वो चादर लेकर ऊपर वाले कमरे में आ गया था। वार्ड के साथ एक खाली कमरा स्टाफ के लिए था, जहाँ पर कोई नहीं जाता था, और ये फीमेल स्टाफ का कमरा था। मुझे तो कभी यहाँ जाने की इजाजत नहीं होती थी। आज पहली बार मुझे हेड बॉय ने कहा तो चादर लेकर मैं वहां पहुंचा। चादर दी तो देखा सामने एक जहाजी साइज का बेड भी सजाया जा रहा था। मैं हैरत से उसे देखने लगा। कमरे में खूबसूरत फूलों की पत्तियां भी बिखरी हुई थीं। पूरा माहौल बनाया गया था। साथ मुझे गुस्से से देखने लगा और बोला, देख नहीं रहे, यहाँ पर उन लोगों ने आना है। नीचे चलो, मुंह उठाकर हर जगह ना आ जाया करो। मेरे दिल में तजस्सुस सा हुआ कि यहाँ कौन मियाँ बीवी आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। मैं जरूर उन्हें छुपकर देखूंगा, मगर साथ का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था। इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं जो करूंगा अकेले ही करूंगा। साथ को इस मामले में जरा भी तकलीफ नहीं दूंगा। वैसे भी वो बहुत मुंह बना रहा था। थोड़ी देर के बाद साथ बाहर गया। उसने राहदारी की लाइट ऑफ कर दी। कहने लगा, वो लोग ऊपर जा रहे हैं, इसलिए हमें यहीं पर रुकना होगा। उन्हें ये महसूस ना हो कि अस्पताल में कोई और भी है। इस वक्त मरीज भी तो सोए हुए हैं। उन्हें मुकम्मल खामोशी का एहसास होना चाहिए। हाँ, तुम उनके ससुराली बनकर उनका इस्तकबाल कर लो, मैंने लुकमा देते हुए कहा। उसने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। 10 मिनट के बाद अस्पताल की लाइट फिर से बहाल हो चुकी थी, लेकिन मुझे बहुत तजस्सुस था। मैंने साथ से कहा कि मैं जरा वॉशरूम जा रहा हूँ। ये कहकर मैं ऊपर वाले कमरे की जानिब बढ़ने लगा। मैं जानता था मुझे कुछ न कुछ दिखने सुनने को जरूर मिलेगा। मैं जड़ तक पहुँच कर ही रहूंगा। सो मैं सीढ़ियाँ चढ़ता जैसे ही ऊपर वाले कमरे तक पहुँचा, वहाँ मुझे दरवाजा बंद मिला था। बंद दरवाजा मेरा मुंह चढ़ा रहा था। जाहिर है मियाँ बीवी का दरवाजा तो बंद ही होगा। मैं ये सोचने लगा, लेकिन इससे पहले के कदम आगे बढ़ाता मुझे कमरे से अजीब रोने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की अपनी बर्बादी का मातम कर रही हो। किसी मर्द की आवाज दूसरी तरफ नहीं आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की आवाज थी। लड़की की आवाज में इतना दर्द था कि मेरा दिल चाहा मैं थोड़ी देर वहीं ठहर जाऊं, लेकिन फिर मुझे साथ का भी डर था कि ऊपर आ जाता तो मेरा बुरा हशर कर देता। मैं फौरन से नीचे भागा था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर ये मियाँ बीवी थे तो वो लड़की रो क्यों रही थी? जरूर उसके साथ कोई बदतमीजी की जा रही होगी या उसे जबरदस्ती यहाँ लाया होगा। मैं नीचे कमरे में आया तो साद नहीं था। थोड़ी देर बाद वो मेरे पीछे आ गया। आते ही मुझे सख्त नजरों से घूरते हुए बोला, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि ऊपर नहीं जाना, फिर तुम क्यों ऊपर गए थे? मुझे वजह बता सकते हो?
मैं तो नहीं गया, लगता है कि तुम खुद वहाँ के चक्कर लगा रहे हो। साद गुस्से में चारपाई पर बैठ गया, पर उसकी नाराजगी मुझे साफ नजर आ रही थी। हम दोनों की नाइट ड्यूटी होती थी। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मुझे गहरी सोचों में गुम देखकर साद मुझसे कहने लगा, बेहतर तो यही होगा मेरे दोस्त कि तुम अपने काम से काम रखो। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम भी अपने काम से काम रखो, मुझे क्यों नसीहतें कर रहे हो? मैंने कहा तो साद बोला, मुझे तो ये हुक्म मिला है कि मैं ये सारा काम सरंजाम दूं। यकीन जानो मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता कि वो मियाँ बीवी कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। मैं तुम्हारी तरह बस हुक्म की तामील कर रहा हूँ। साद की बात सुनकर मैं भी हैरान रह गया। अच्छा, ये लोग यहाँ से जाएंगे कब? क्योंकि जब सुबह हो जाएगी तो वो कमरा तो खाली करना पड़ेगा। ये लोग बस सुबह तकरीबन 4-5 बजे ही यहाँ से निकल जाएंगे। मुझे तो हेड नर्स ने यही कहा है। अच्छा तो ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, हम जाते जाते उनका राज जरूर जानेंगे। मेरी बात सुनकर साद फिर मुझे गुस्से से देखने लगा तो मैं चुप हो गया। तकरीबन 4 बजे थे जब अस्पताल के दरवाजे पर किसी औरत का शोर महसूस करके साद और मैं बाहर आ गए। वो औरत काले बुरके में मलबूस थी और साद को देखते ही परेशान हो गई। चीखें मारने लगी, बोली कि मेरी बेटी कहाँ है, उसे जल्दी से बुलाओ। साद उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगा, बोला कि माँ जी, खुदा के लिए आप इस तरह मेरा तमाशा ना लगाएं, वरना सारी बात मुझ पर आएगी। आप ऊपर चलें, मैं आपको आपकी बेटी से मिलवा देता हूँ। औरत भी समझदार थी, खामोशी से साद के साथ चल पड़ी। साद उसे ऊपर वाली मंजिल में ले गया जहाँ उसकी बेटी अपने शोहर के साथ मौजूद थी। साद ने मुझे नीचे ही रुकने का कहा था, इसीलिए मैं खामोशी से नीचे खड़ा हो गया ताकि मैं साद से बाद में सारी बात पूछ सकूं। पर फिर बाहर शोर सुनकर मुझे बाहर आना पड़ा। वो औरत, साद और लड़की, एक जो बुरके में मलबूस थी, सभी हक्का बक्का खड़े थे और उनके सामने एक पुलिस वाला। हाँ बीबी, तुम कहाँ जा रही हो रात को इस औरत को लेकर? ये मेरी बेटी है। मैं भी पीछे पीछे आकर खड़ा हो गया। अरे, ये लोग मियाँ बीबी थे, आप क्यों इन शरीफ लोगों को तंग कर रहे हैं? इनके घर में जगह नहीं होगी, तभी ये अपनी शादी की रात यहाँ रुकने के लिए आ गए। मेरी बात सुनकर पुलिस वाले की तवज्जो उन सब से हटकर मेरी तरफ हो गई। उसने मुझे गौर से देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। तकरीबन 30 सेकंड बाद हंसकर फारिग हुआ तो मेरी तरफ देखकर तंजिया लहजे में बोला, अच्छा मियाँ, क्या तुम्हारे अम्मा अब्बा ने भी शादी की रात यहीं गुजारी थी जो तुम पैदा हो गए? उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा लाल सुर्ख हो गया। मैंने जाकर उसके मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारा। बेगैरत आदमी, ऐसी बेहयाई की बात करते हुए शर्म नहीं आती? किसी के माँ बाप के बारे में तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। पुलिस वाले को शायद मुझसे इस रवैये की तवक्का नहीं थी। मेरी बात सुनकर वो हक्का बक्का हो गया। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं उससे ये बात क्यों कर रहा हूँ। शायद उसने कभी किसी से इस रवैये की तवक्का नहीं की होगी। उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया, बोला कि मैं तो तुम्हारा इलाज थाने चलकर ही करूँगा। लगता है तुम भी इन लोगों के साथ मिले हुए हो, तभी तुम्हें इनका मारना पीटना अच्छा नहीं लग रहा था। पहले मैं सिर्फ इन लोगों को लेकर जा रहा था, पर अब तुम्हारी बदतमीजी की वजह से मैं तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। तुमने ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर से बदतमीजी की है। मुझे तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। इसने हम सबको पुलिस मोबाइल में बिठाया और गाड़ी थाने की तरफ दौड़ा दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे अम्मा की याद आ रही थी, क्योंकि काफी दिन हो गए थे मैं रात को घर नहीं गया था। आज सोचा था कि जल्द चला जाऊंगा और आज ये तमाशा हो गया। मैं एमडी साहब के बारे में सोचने लगा। उनके साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो जब भी मुझसे बात करते तो बहुत खुश असलूबी से करते थे। उन्होंने मुझसे कई बार कहा था कि अगर तुम्हें किसी भी मसले में मेरी मदद दरकार हो तो तुम मेरे ऑफिस आ जाया करो। मैंने उनके बेटे की जान बचाई थी, इसी वजह से एमडी साहब मेरी कदर करते थे। मैंने दिल में सोच लिया
कि मैं भी जेल जाकर किसी तरह आराम से नहीं बैठूंगा, बल्कि एमडी साहब से राब्ता करूंगा ताकि वो मेरी मदद कर सके। मैंने देखा साद बहुत गहरी सोच में गुम बैठा था। उसे लगता था कि पुलिस वालों की इस हरकत का पहले से इल्म होगा, लेकिन वो खामोशी से सब कुछ सह गया हो। हम लोग अस्पताल पहुंचे तो एक और कयामत मेरे सर पर टूटने के लिए तैयार खड़ी थी। जैसे ही हम लोग अंदर दाखिल हुए, मेरी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसको मैंने यहाँ पर सोचने का कभी ख्याल और गुमान तक नहीं किया था। मैं अब अपने आप में मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुका था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बेबसी एक ही रात में मुझ पर नाजिल हो जाएगी। या अल्लाह, अब कहाँ जाऊंगा? मैंने देखा वो भी मुझे इसी तरह बेबसी से देख रहा था, जैसे उसे हम सब पर रहम आ रहा हो। वो हम सब की उम्मीद था, लेकिन फिर भी आज हमारे लिए बेबस था। वो कुछ नहीं कर सकता था। मुझे हैरत इस बात की थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि अस्पताल के एमडी साहब को भी उन्हें थाने में बंद करना पड़ा, जबकि वो तो बहुत ताकतवर और असर रसूख रखने वाले इंसान थे। हमें भी उसी सेल में लाकर बंद कर दिया गया जहां पर एमडी साहब को बंद किया गया था। अब हम सब लोग एक ही जेल की सुलाखों के पीछे अपनी अपनी किस्मत पर मातम कर रहे थे। हमें कुछ पता नहीं था कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। थोड़ी ही देर के बाद उस सेल का दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने इस लड़की को और इसकी माँ को वहां से निकाला और उन्हें ले गया। अब हम 3 मर्द वहीं रह गए थे। जाहिर है उनको खवातीन के जेल में ले जाया गया होगा, लेकिन वो भी गिरफ्तार थीं, हालांकि वो तो सिर्फ माँ बेटी थी। मैंने साद से एक बात पूछी, साद, वो लड़का जो कि उस लड़की का शोहर था, जिन्होंने अस्पताल में आकर अपनी शादी की रात गुजारनी थी, वो कहाँ गया? असूलन तो लड़की का शोहर भी उसके साथ ही होना चाहिए था। साद ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोला, खुदा के लिए इस वक्त खामोश रहो, मुझसे किसी किस्म का सवाल मत करो, वरना मैं तुम्हारे मुंह पर चांटा झड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं तो खामोशी हो गया था। थोड़ी देर के बाद एक और पुलिस वाला आया। उसने कहा कि आप सब डीसी साहब के सामने पेश हो जाएं। आपसे वो डायरेक्ट बात करेंगे ताकि किसी किस्म की कोई गलतफहमी ना रहे। सेल का दरवाजा खोला गया। मैं, साद और एमडी साहब तीनों ही डीसी के सामने हाजिर हो गए। सबसे पहले उसने मुझसे तफ्तीश शुरू की। हाँ लड़के, तुम क्या जानते हो उस लड़की के बारे में? मैंने हकलाते हुए कहा, जी मैं तो उनके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो उन्हें यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। कल अस्पताल में उन्हें निकाब में देखा था, चेहरा पहली बार देखा है। मेरी बात सुनकर पुलिस ऑफिसर हंस पड़ा और बोला, चलो लड़के, तुम यहाँ से निकल जाओ, बिला वजह इस लड़ाई में मारे जाओगे। और हाँ, 5 दिन तक अस्पताल मत आना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। उसने मुझे डराते धमकाते हुए कहा तो मैं भी वहां से निकल पड़ा था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उस थाने से मेरी जान छूट गई, वरना मैंने उस कांस्टेबल के साथ जो बदतमीजी की थी, उसके बाद तो मुझे यकीन हो गया था कि मुझे थाने की हवा खाना ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं था। उसके अलावा मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। वहां से एक रिक्शा लिया और फौरन अपने घर पहुंच गया। सुबह के 6 बज रहे थे। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी अम्मा बेचैन बैठी हुई थी। बोली कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, आज तुम्हें देर हो गई, सब ठीक तो है? मैंने अम्मा को कोई बात नहीं बताई, मुझे तो बस वो 5 दिन कट जाने का इंतजार था। इसके बाद मैं जाकर साद से पूछता कि ये सब क्या था और इस तमाशे के पीछे किसका हाथ था? वो लड़की कौन थी? मुझे बार बार उसी पुलिस वाले की बात याद आने लगी जिसने मुझे 5 दिन अस्पताल जाने से मना किया था। लेकिन मैंने ठान ली थी कि मैं कल ही अस्पताल चला जाऊंगा, जाकर वहां का माहौल देखूंगा। अस्पताल में पहुंचते ही मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वहां पर सारे काम मामूल के मुताबिक हो रहे थे। साद भी अपनी कुर्सी पर बुराजमान था। एमडी साहब का ऑफिस भी खुला हुआ था। मुझे तो जैसे लगा कि मैंने रात के वक्त कोई ख्वाब देखा हो। ऐसा लग रहा था कि मैंने जिंदगी में इससे बड़ा धोखा नहीं देखा।
मैं साद के पास गया। वो मुझे देखकर चौंका और बोला, क्या हुआ? तुम तो कल छूट कर आ गए थे, फिर इतनी जल्दी यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पुलिस वालों ने मना तो किया था कि 5-6 दिन तक अस्पताल मत आना। वो तो मना किया था, लेकिन मुझे पुलिस ने तो नौकरी पर नहीं रखा हुआ। मैं अस्पताल के काम करने आता हूँ, कैसे छुट्टी कर सकता था? लेकिन तुम ये तो बताओ कि आखिर कल को हुआ क्या था? एमडी साहब को क्यों थाने में लेकर जाया गया? मेरी बात सुनकर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगा, ये सब तुम्हें आज रात पता चल जाएगा। उसके बाद भी अगर तुमने कोई तमन्ना बाकी रहे तो बता देना, मैं तुम्हें कहानी सुना दूंगा। मैं आज रात होने का इंतजार करने लगा। आज भी साद ने वही कुछ किया। बोला कि जाओ जाकर पीछे गोदाम से अच्छी सी बेडशीट लेकर आओ। मैंने बेड भी तो सजाना है। तुम्हें तो पता है अमीर लोगों के कितने नखरे होते हैं। क्यों, आज क्या होने वाला है जो तुम मुझे बेड की चादर लाने का कह रहे हो? कोई वजह है तो कह रहा हूँ ना। साद ने मुझे सख्ती से कहा था। मैं फिर से गोदाम में पहुँच गया। वहाँ जाकर मैंने सबसे अच्छी चादर उठाई और उसे लाकर साद के सामने रख दिया। ठीक है, मेरे साथ ऊपर चलो, बेड भी तैयार करना है। वो मामूल के मुताबिक काम कर रहा था। हम लोग ऊपर वाले कमरे में आ गए। मामूल की तरह उसमें गुलाब की पत्तियां सजाई गईं और हर तरह से कमरे की आराइश की गई थी। कमरा बिल्कुल तैयार हो चुका था। साद कहने लगा कि यहाँ पर मियाँ बीवी आएंगे। आज भी उन लोगों को अगर कोई शिकायत हुई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं साद का मुंह तकने लगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो मेरे दोस्त? मियाँ बीवी यहाँ पर क्यों आएंगे? क्या उनके पास अपना घर नहीं है? मेरी बात सुनकर साद ने सर पकड़ लिया। लगता है कि कल तुम्हें थाने जाकर इबरत नहीं हुई। मैंने जितना कहा है उतना ही करो। एमडी साहब ने भी ये बात नहीं मानी थी। उनका जो हशर हुआ कल जेल में, तुम देख लेते, तुम अपने कानों को हाथ लगाते। तुम्हारे जाने के बाद पुलिस वालों ने एमडी साहब की कमीज भी उतार दी थी और उन पर पूरी तरह तशद्दुद किया था। उनसे कह रहे थे कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देंगे, तुम्हारा अस्पताल बंद कर देंगे और तुम्हें कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हम जो चंद दिन के लिए कह रहे हैं वो कर लो। साद ने बड़ी राजदारी के साथ मुझ पर एक और इंकशाफ किया। और जानते हो, आधी रात को एमडी साहब की बीवी भी थाने में आ गई थी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा तो उसने मुझे यही बात दोबारा बताई। बोला कि एमडी साहब की बीवी वाकई में कल थाने में आई थी और उसने जाकर जो पुलिस वालों के सामने बातें कही, एमडी साहब का तो सर शर्म से झुका हुआ था और मैं तो इन मामलात से पहली बार आगाह हुआ हूँ। मुझे नहीं पता था कि उनके घर में कितने मसले चल रहे हैं। अच्छा, फिलहाल तुम ये जाकर ऊपर पानी का जग भी रखाओ, फिर अगली कहानी सुनाता हूँ। साद ने मुझसे हमेशा काम निकलवाना होता था। मैं ऊपर जाकर जग रखकर आ गया। देखा तो वो कमरा खुशबू से महक रहा था। फिर मैंने एमडी साहब के कमरे की तरफ देखा। वो वहाँ से निकल रहे थे। मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई थी कि उन्होंने भी अच्छे खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे। लगता था जैसे आज उनकी शादी है। हालांकि वो शादीशुदा थे, एक जवान बेटी के बाप भी थे और उनकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन आज एमडी साहब क्या दोबारा दूल्हा बनने जा रहे थे? मेरे जहन में ख्याल आया। फिर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो अपने कमरे से निकले और धीरे धीरे चलते इसी कमरे की तरफ बढ़ने लगे जो कि साद और मैंने मिलकर सजाया था। मैं सोचने लगा कि आखिर कमरे में मेरे बाद कौन गया है? मैं भी तो यहीं खड़ा था। अगर वो मेरे बाद जाते तो मुझे कोई नजर आता। क्या एमडी साहब अकेले ही इस कमरे में जाएंगे? मेरा दिल ये सोच सोच कर उलझ रहा था। तभी मैं वापस अपने ऑफिस में आ गया। साद अपने काम में मसरूफ था। अब तो बता दो कि क्या कहानी है? एमडी साहब इस दुल्हन वाले कमरे में चले गए हैं। क्या तुम्हें उन्हें दुल्हन बनाने का इरादा है? मेरी बात सुनकर साद जोर से हंस पड़ा। नहीं पागल लड़के, शुक्र तो इस बात का करो कि हम लोग बच गए हैं।
वरना हम लोगों ने भी अपने साहब के कहने पर जो उल्टे सीधे काम किए हैं ना, हमें उसकी सजा चुकाना पड़ सकती थी। तुम जानते हो कल रात को थाने में क्या हुआ? अभी एमडी साहब थाने में थे जब उनकी बीवी वहां पर दाखिल हो गई। उन पर एक गंदी नजर डालकर कहने लगी, देखा, होना तो वही था जो मैंने चाहा। ख्वामखा तुम्हें मेंढक की तरह डराने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे धोखा दोगे? मेरी आंखों में धूल झोंक कर तुम अपनी जिंदगी बहुत खुशगवार अंदाज में गुजार लोगे। मैं तुम्हें जिंदगी भर ऐसा नहीं करने दूंगी। ये तो सब मैंने तुम्हें जवानी में करने नहीं दिया। अब तो तुम बढ़ापे की हदों को छू रहे हो। फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गईं और अपने शोहर को ललकारने लगी। मैं अगर तुम्हें जेल में पहुंचा सकती हूँ तो कब्र में भी पहुंचा सकती हूँ। तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी बहुत पड़ी है मेरे पास। अभी वो औरत बोलती जा रही थी और मैं तो हक्का बक्का उसे देखे जा रहा था। मुझे तो ये समझ नहीं आती थी कि आखिर उसे इनसे मसला क्या है, क्यों वो अलहदगी चाहती हैं और क्यों इस बेचारे को यूं रुस्वा कर रही हैं। शायद मुझे भी उनसे हमदर्दी हो जाती, लेकिन इसके बाद जो मैंने सुना वो वाकई इस काबिल था कि उसे सजा दी जाए। इंस्पेक्टर साहब, आप नहीं जानते कि ये कितना टेढ़ा आदमी है। ये कई औरतों के साथ इसी तरह के मामलात करता है। उन्हें अपने अस्पताल में बुलाता है, उनसे पैसे भी वसूल करता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें हर किस्म के काम के लिए जगह दूंगा। अस्पताल मेरे अब्बा ने बनवा कर दिया था, इन कामों के लिए तो नहीं दिया था ना इंस्पेक्टर साहब। इसने तो अस्पताल में बेगैरती शुरू कर दी थी। अस्पताल में उसने एक कमरा मुख्तिस कर लिया था अपनी इन सियाहकारियों के लिए। वो तो भला हो हर नर्स का जिसने मुझे ये सारी बात बता दी। और आप जानते हैं इसने क्या किया? वो औरत अब तकरीबन रोने वाली थी। इसने अस्पताल में मुझे कई बार धोखा दिया। अब तो ये बाकायदा औरतें भी अपने घर पर मंगवाने लगा था ताकि इसे बाजार जाने की जहमत भी ना करनी पड़े। बस इसी वजह से मैंने इसकी नीयत को आजमाने की खातिर अपनी एक नौकर को पैसे दिए और ये कामयाब भी हो गई। उस दिन मुझे पता चला कि हमारे एमडी साहब की बीवी दरअसल एक बहुत ही ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखती थी। एमडी साहब ने उससे शादी पैसों की लालच में की थी, लेकिन अपनी आजादी खो बैठे। क्योंकि यही हरकत कोई आम औरत का शोहर करता तो कभी भी उसे इतना जलीलो रुस्वा नहीं होना पड़ता। पर जो कुछ हमारे एमडी साहब के साथ हुआ था वो बड़ा ही काबिल रहम था। उनकी हकीकत सब पर खुल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने अपनी बेगम से भी माफी मांगी। कहा कि आज मुझे माफ कर दो, आइंदा के बाद तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। पर वो भी जहां दीदा औरत थी, उसने कह दिया कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तुम अगर समझते हो कि तुम मुझे इन बातों से खरीद लोगे तो ऐसा ना होगा। अब मैं भी तुम्हारे साथ अस्पताल में ही रहूंगी, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अस्पताल में बहुत ज्यादा काम होता है। अगर काम होता है तो कोई मसला नहीं। जहां तुम बाकी औरतों को अयाशी के लिए इस पिछले कमरे में बुला सकते थे, तो क्या तुम्हारी हक हलाल की बीवी नहीं रह सकती? उन्होंने ये कहकर अपने शोहर पर तनकीदी नजर डाली तो मैं समझ गया कि हमारे एमडी साहब कितने ही बेबस हैं उनके सामने। लेकिन फिर उनकी नीयत भी तो बुरी थी। अब अपनी बीवी के साथ इसी जगह पर रह रहे हैं। इसमें भी इन्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आजकल के जमाने में कुछ लोगों को एक बीवी भी नहीं मिलती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।